दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको ध्यान में है कि इंश्योरेंस के चालान जो कि अप्रैल 2012 से सितंबर 2016 तक के बीच में जमा किए गए, उनकी पोस्टिंग ज़िला कार्यालयों को SIPF पोर्टल के ऊपर की जानी है। यह कार्य अभी काफ़ी हद तक बाकी है। इसको SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन ही कार्य करने का पूरा प्रोसीजर पहले से आपको ज्ञात है, परंतु इसको ऑनलाइन पोस्टिंग करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन दिक्कतों से हमें कैसे छुटकारा मिल पाए, इसके लिए हमने एक ऑफलाइन एक्सेस की यूटिलिटी तैयार की है, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं शेड्यूल पोस्टिंग के लिए ऑफलाइन एक्सेस यूटिलिटी। तो देखिए, ये यूटिलिटी है। इसमें 4 बटन ऊपर दिए हुए हैं: शेड्यूल क्रिएशन, डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट और ऐड न्यू एम्प्लॉय आईडी इन इंडेक्स, और क्लोज ऐप का बटन दिया हुआ है। तो पोस्टिंग का सारा काम जो सबसे ऊपर वाली टैब बटन है उस पर क्लिक करके चालू करेंगे। ये फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म में मैं एक फ्रेश शेड्यूल ले लेता हूँ। इसमें ये ऊपर जो शेड्यूल हेडर दिया हुआ है, ये शेड्यूल का कंप्लीट जो डिटेल है उसको फिल किया जाना है। तो और नीचे शेड्यूल डिटेल के अंदर हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी और उसका प्रीमियम, लोन इंटरेस्ट या सर्विस टैक्स, इनमें से जो भी हो उनकी एंट्री की जानी है। तो एक मैं राजकोष अमाउंट, ये ऊपर जो दिया हुआ है राजकोष अमाउंट, इसके अंदर शेड्यूल की टोटल अमाउंट फिल की जानी है। तो सपोज करिए कोई शेड्यूल है, उसकी टोटल अमाउंट 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये यहाँ फिल कर दीजिए। और नेक्स्ट कॉलम में जो कि टीवी नंबर का कॉलम है, इसमें आप टीवी नंबर एंटर कर दीजिए। सपोज़ करिए टीवी नंबर 546 है, और इससे नेक्स्ट कॉलम में एनकैशमेंट डेट एंटर की जानी है। एनकैशमेंट डेट आपको शेड्यूल पर मिलेगी, टीवी नंबर भी शेड्यूल पर मिलेगा जो कि चालान के साथ अटैच्ड होगा। अगर उन पर एनकैशमेंट डेट और टीवी नंबर नहीं है तो सबसे पहले आप वो उन चालान या शेड्यूल के ऊपर लिखने का कार्य कर लें, उसके बाद में ही आप इस यूटिलिटी पर आके काम करने का कार्य प्रारंभ करें। तो सपोज़ करिए कि एनकैशमेंट डेट 1/4/2012 है, तो मैंने 1/4/12 डाल दिया यहाँ और एंटर किया, तो शेड्यूल नंबर पर पहुँच गए। अब यदि आपके चालान के ऊपर शेड्यूल नंबर लिखा हुआ है तो आप शेड्यूल नंबर डाल दें, वरना शेड्यूल नंबर में टीवी नंबर डाल दें। तो इसका टीवी नंबर 546 है, ये मैंने डाल दिया। फिर ये नेक्स्ट कॉलम आ गया है DDO कोड का। DDO कोड आपको शेड्यूल पर मिलेगा। DDO की जो सील होती है, सील के नीचे मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो शेड्यूल पर पहले आप उसका DDO कोड नोट कर लें, और जिससे कि आपको बार बार बीच में काम को छोड़ के ये DDO कोड सर्च नहीं करना पड़े। शेड्यूल पे DDO कोड नोट कर लें और यहाँ पे DDO कोड फिल करें। DDO कोड फिल करने का तरीका ये है
कि आप डीडीओ कोड लिखिए और उसके साथ में जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट की नंबर है, जैसे जयपुर सिटी के लिए 17 है, जयपुर रूरल के लिए 18 है, तो वो साथ में जोड़ना है। तो हेड ऑफिस का डीडीओ कोड 995 है, उसके साथ में मैंने 17 ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से डीडीओ कोड लिखा जाना है। फिर नेक्स्ट कॉलम है शेड्यूल डेट का। शेड्यूल डेट में आप एनकैशमेंट डेट फिल कर दीजिए। तो इसकी एनकैशमेंट डेट 1/4/12 है, वो मैंने एक शेड्यूल डेट 1/4/12 डाल दी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है सैलरी डेट का। सैलरी डेट में आप एनकैशमेंट डेट से प्रीवियस मंथ की 1 तारीख डाल सकते हैं या कोई भी तारीख डाल सकते हैं, लेकिन आप प्रीवियस मंथ की 1 तारीख डाल दीजिए। तो ये मैं चूँकि इसकी एनकैशमेंट डेट 1/4/2012 है, तो मैं यहाँ पे 1/3/2012 डेट डाल रहा हूँ। ये डाल के आप एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही देखिए कर्सर आपका शेड्यूल डिटेल के आईडी नंबर कॉलम में आ गया। अब आईडी नंबर और एम्प्लॉय आईडी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है। ये डिफरेंस भी आपकी सुविधा के लिए किया है। आईडी नंबर में आप एम्प्लॉय आईडी के शुरू के 4 कैरेक्टर जो कि अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर है उनको छोड़ते हुए बाकी के जो न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं जो कि 12 अंकों में होते हैं उनको आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे मेरा आईडी नंबर ये है, तो मैंने आईडी नंबर डाला अपना, मेरी एम्प्लॉय आईडी और मेरा नाम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा। ये आपको नाम हर कर्मचारी का ज़रूर मिलाना है, क्योंकि यदि किसी ने एम्प्लॉय आईडी गलत लिख रखी है तो अपने इस सिस्टम में डालने से गलत नाम निकल के आएगा जो कि आपके शेड्यूल से मैच नहीं होगा। उसको किस प्रकार से हैंडल करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो अब ये मैंने आईडी नंबर डाल के एंटर किया तो नाम, पॉलिसी नंबर और एम्प्लॉय आईडी आ गए और कर्सर जो है प्रीमियम पर आ गया। तो यहाँ पे आप प्रीमियम फिल कर दें। अगर लोन है किसी का तो लोन की अमाउंट डाल दें, किसी का लोन इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की अमाउंट डाल दें, सर्विस टैक्स अगर है तो सर्विस टैक्स की अमाउंट डाल दें। और ये शेड्यूल डिटेल का पूरा काम आपका जो कीबोर्ड है उसके न्यूमेरिक पार्ट है उससे हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक हाथ फ्री रहेगा, उस हाथ से आप हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी और उसकी डिटेल पे उंगली रख के उसको आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक हाथ से आपका ये काम होगा तो फास्ट हो जाएगा। अब मैंने एंटर किया तो नेक्स्ट आईडी नंबर के कॉलम में कर्सर आ गया। यहाँ पर आप अगली एम्प्लॉय आईडी लिख दें। इस एम्प्लॉय आईडी की जो भी प्रीमियम है वो लिख दें। और यदि लोन की कटौती है तो लोन की कटौती लिख दें और एंटर करते हुए अगली रो में आ जाएं। अब आप देखें कि कल्पना करें कि आगे की रो में एक ऐसी एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है जिससे कि इस यूटिलिटी में नाम निकलकर नहीं आ रहा है। तो मैं एक ऐसी फर्जी एम्प्लॉय आईडी आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने एक फर्जी एम्प्लॉय आईडी लिख दी इसमें, जो कि पोर्टल पे मौजूद ही नहीं है। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी और नाम निकल कर नहीं आया। तो कोई बात नहीं, अभी आपको उसको ट्रेस करने का काम है, वो एक सेपरेट काम है। आप जो एम्प्लॉय आईडी है वो आप लिख दें,
जो शेड्यूल में दी हुई है वो लिख दें। नाम नहीं आएगा कोई बात नहीं, इसको हम आगे हैंडल करेंगे, लेकिन इसकी एंट्री आप कर दें। मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। ये कल्पना कीजिए 3000 रुपये प्रीमियम है, तो ये मैंने एंट्री कर दी। अब आप देखें, एक स्थिति ये भी हो सकती है कि आपने एम्प्लॉय आईडी लिखी, तो एम्प्लॉय आईडी लिखने पे नाम और एम्प्लॉय आईडी आ रही है, परंतु नाम किसी और कर्मचारी का आ रहा है। यदि नाम किसी और कर्मचारी का है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूँ और इसमें नाम निकल कर आया रामकिशोर चंदेल का, जबकि शेड्यूल के ऊपर नाम है सीताराम खींची का। तो ध्यान दीजिए, ऐसी कंडीशन में आपको जब तक कि सही नाम नहीं आ जाए आगे नहीं बढ़ना है, इसकी पोस्टिंग को कंप्लीट नहीं मानना है। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन और है कि एम्प्लॉय आईडी लिखने से गलत नाम आ रहा है, इसका मतलब शेड्यूल के ऊपर एम्प्लॉय आईडी गलत लिखी हुई है। तो शेड्यूल के ऊपर पॉलिसी नंबर भी लिखे हुए होते हैं, तो आप वो पॉलिसी नंबर ट्राई करके देखिए। इनके पॉलिसी नंबर 627424 है, तो आप आईडी नंबर की जगह पॉलिसी नंबर डाल दीजिए। सिक्स 27424 ये डाल के मैं एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए नाम आ गया सीताराम खींची और इनकी एम्प्लॉय आईडी भी आ गई। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। सही नाम आ जाए उसके बाद ही आप आगे का काम करें। ये मैंने इनकी एंट्री कर दी और नेक्स्ट रो में चला गया। ये आईडी नंबर का कॉलम है। ये आईडी नंबर या पॉलिसी नंबर दोनों में से जो भी डालेंगे दोनों के लिए काम करेगा। पॉलिसी नंबर डालने से भी एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय आईडी सर्च करके ले आएगा, आईडी नंबर डालने से भी ले आएगा। तो ये पॉलिसी नंबर डालने से सीताराम खींची जी का नाम आ गया। यदि ये नाम नहीं आता या फिर भी गलत नाम आता तो आपको क्या करना था, मैं एक बार फिर से एक दूसरी एम्प्लॉय आईडी डाल के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक एम्प्लॉय आईडी ले ली जो कि शेड्यूल पे गलत लिखी हुई है। सीताराम खींची जी की आईडी होनी चाहिए थी, परंतु ये रामकिशोर चंदेल जी की आईडी है। तो अगर आपके पास पॉलिसी नंबर से भी नाम सही नहीं आ रहा, आईडी नंबर से भी सही नहीं आ रहा, या पॉलिसी नंबर अवेलेबल ही नहीं है और आईडी नंबर गलत है, तो आप इसकी एंट्री यहाँ तक तो कर दें कि आपने जो आईडी नंबर था वो आईडी नंबर डाल दिया, नाम गलत आ रहा है तो गलत आने दीजिए, बट प्रीमियम आपको नहीं डालना है। प्रीमियम को आप ज़ीरो कर दीजिए। प्रीमियम, लोन, इंटरेस्ट वगैरह कोई भी अमाउंट नहीं डालनी है और आप नेक्स्ट लाइन पे बढ़ जाइए। इसको बाद में कैसे हैंडल करेंगे वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अब अपने पास दो तरह की गड़बड़ी हो गई। ये रो नंबर 3 के अंदर एक फर्जी एम्प्लॉय आईडी है जिससे कि नाम और एम्प्लॉय आईडी निकल कर नहीं आ रहा है। तो इस केस में अपने ने प्रीमियम की एंट्री कर दी है, ठीक है। तो इस फर्जी एम्प्लॉय आईडी होने से एम्प्लॉय आईडी का फील्ड और नाम ब्लैंक रहेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये रो नंबर 4 में है कि एक अपने ने एम्प्लॉय आईडी लिखी जिससे कि नाम किसी दूसरे का निकल कर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको प्रीमियम, लोन वगैरह की एंट्री यानी किसी भी प्रकार की अमाउंट की एंट्री नहीं करनी है और बिना एंट्री करे ही आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी कर्मचारी का नाम है उस पर आप काम चालू कर देंगे।
अभी आप देखिए पूरे शेड्यूल का टोटल और ग्रांड टोटल नीचे आपको दिखाई देता रहेगा। वो आपका शेड्यूल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो आपको इस टोटल से भी पता चल जाएगा। तो अभी इसमें 7,800 रुपये की टोटल एंट्री हुई है, जबकि राजकोष की शेड्यूल की टोटल अमाउंट 10,000 रुपये है, यानी 2,200 रुपये की एंट्री अभी भी बाकी है। तो एक आदमी की प्रीमियम भी बाकी है, तो ये 2,200 रुपये वो हो सकते हैं, वो शेड्यूल के हिसाब से आपको देखना है। तो आपका जब शेड्यूल कंप्लीट हो जाए, ऐसे आप आगे बढ़ते जाइए, कुछ हो सकता है ये 2 प्रकार की आपकी गलतियां आ सकती हैं चालान के अंदर, तो उसकी एंट्री इस प्रकार से कर दें आप और आगे बढ़ते जाएं, शेड्यूल को कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद आप, यदि शेड्यूल पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है तो आप उसको एक्सपोर्ट फॉर अपलोड करके जब भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना हो तो आप इसको तुरंत एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करके किसी डेस्टिनेशन पर सेव कर लें। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, तो ये एक्सपोर्ट नाम से बन गई। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, टीवी नंबर से भी नाम रख सकते हैं। और ये आपका पूरा उसी फॉर्मेट में एक्सेल फाइल तैयार हो गई जिस फॉर्मेट में ये SIPF पोर्टल पर अपलोड होता है। इसको आप SIPF पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं ये जो 2 प्रकार की गलतियां रह गई शेड्यूल के अंदर, इसको किस प्रकार से सही किया जाना है। एक तो ये है कि फर्जी एम्प्लॉय आईडी थी जिससे कि नाम ही नहीं आया, तो आपको इसकी सही एम्प्लॉय आईडी ट्रेस करनी पड़ेगी और ट्रेस करके यहाँ पे फिल कर देंगे तो इसका नाम आ जाएगा और नाम इसका प्रीमियम पहले से मैंने डाल रखा है। और दूसरी रो नंबर 4 के अंदर ये गलती थी कि एम्प्लॉय आईडी डाली तो नाम किसी और का आया, तो अपने ने प्रीमियम नहीं लिखा इसका। ठीक है, तो इसकी सही एम्प्लॉय आईडी ट्रेस करके और यहाँ डाल देंगे तो इनका नाम आ जाएगा और फिर उसके बाद में नाम आने के बाद में प्रीमियम लिख देंगे। ठीक है, किसी भी शेड्यूल के अंदर क्या गड़बड़ रह गई है वो देखने के लिए ये डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट है। इसमें आप देखिए अमाउंट्स इन नल एम्प्लॉय आईडी, जो अभी अपने ने रो नंबर 3 में किया था कि एक ऐसी एम्प्लॉय आईडी डाली थी जिसमें कोई नाम नहीं आया, तो कोई एम्प्लॉय आईडी भी नहीं आई, तो वो रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगी आपको। ये अभी अपने ने शेड्यूल नंबर 5 टीवी नंबर 546 किया था। इसमें टोटल काउंट ऑफ आईडी नंबर 4 हैं और जिनमें से एम्प्लॉय आईडी 3 की आ रही है, एक आदमी की एम्प्लॉय आईडी मिसिंग है। तो जब तक कि एम्प्लॉय आईडी आप परफेक्टली इसको फिल ना हो जाए आप शेड्यूल को अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको रिपोर्ट से पता चल जाएगा। दूसरी प्रकार की रिपोर्ट ये है डिफरेंस इन अमाउंट, यानी आपने जो पोस्टिंग करी वो राजकोष की जो टोटल अमाउंट है, शेड्यूल की जो टोटल अमाउंट है उससे मैच नहीं कर रही है, वो रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए अभी टीवी नंबर 546 की अपने ने पोस्टिंग करी, राजकोष की अमाउंट 10,000 थी और अपने ने प्रीमियम लोन वगैरह की सब मिला के 7,800 की एंट्री करी थी, डिफरेंस 2,200 रुपये का रह गया है। तो यहाँ से आपको पूरी रिपोर्ट एक साथ मिल सकती है कि किस किस शेड्यूल में काम किया जाना बाकी है और आप एम्प्लॉय आईडी ट्रेस करके उसमें डाल दें। यदि कोई ऐसी एम्प्लॉय आईडी आती है जो कि पोर्टल पर तो मौजूद है पर शेड्यूल क्रिएशन के टाइम पे अपने आईडी नंबर डाल रहे हैं, तो वहाँ पर ये इसका नाम निकलकर किसी का नाम निकलकर नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ऐसा हो सकता है कि जब ये मैंने डेटा इसमें डाले उसके बाद में आईडी क्रिएट की गई हो, तो आप उस आईडी को
ऐड न्यू एम्प्लॉय आईडी इन इंडेक्स, इस बटन से यहाँ पे आप फिल कर दें। वो आईडी नंबर के फील्ड में सिर्फ आपको आईडी नंबर के न्यूमेरिक पार्ट फिल करने हैं और एम्प्लॉय आईडी में पूरी एम्प्लॉय आईडी डालनी है और एम्प्लॉय नेम में नाम डालना है। इसके बाद के जो कॉलम है ये कोई मैंडेटरी कॉलम नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं। और जीपीएफ एनपीएस नंबर में आप ऐसा ही नंबर डाल दें और फिर इसको क्लोज कर दें। अब इसके बाद आप शेड्यूल क्रिएशन में ये एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो नाम आ जाएगा। तो ऐसे बहुत रेयर केसेस होंगे जिनका कि इस यूटिलिटी में नाम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा और इसको आप जब आपको अपलोड करना हो तो आप एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट करके सेव कर लें और SIPF पोर्टल पे जाके अपलोड कर दें। अब इसके फ़ायदे क्या हैं देखिए, आपके सारे टीवी नंबर शेड्यूल इस सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएंगे, तो ये हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित हो जाएगा। आपको कभी भी कोई शेड्यूल सर्च करना हो तो आप टीवी नंबर पर क्लिक कर दें, टीवी नंबर पर क्लिक करके कंट्रोल F दबा दें, ठीक है, या फिर टीवी नंबर पर क्लिक कर दें और ये बायनोकुलर है ये दबा दें और यहाँ पे आप टीवी नंबर लिख के एंटर कर दें तो ये अपने आप उस शेड्यूल पर पहुँच जाएगा। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का अपने को काम करना है तो टीवी नंबर हर साल में रिपीट होते हैं, तो आप उसको 2 बार 3 बार रिपीट हो सकते हैं टीवी नंबर, तो आप उसको सर्च करके एंटर करके देख लें कि आपका जो टीवी नंबर है वो आपकी एनकैशमेंट डेट वाला ही है क्या। तो ऐसे अपने सर्च करके यदि भविष्य में अपने द्वारा अपलोड किए गए शेड्यूल के अंदर कोई भी मिस्टेक रह जाती है, आईडी नंबर वगैरह गलत हो जाती है, क्योंकि आईडी नंबर शेड्यूल के ऊपर लिखे हुए आते हैं वही अपने को लेना होता है। और यदि एक आईडी पे एक ही तरह के नाम के एम्प्लॉय हों और उनकी एम्प्लॉय आईडी एक्चुअल में तो डिफरेंट हो, परंतु वो दोनों आदमी एक ही एम्प्लॉय आईडी को काम में ले रहे हों, तो अपने जब एंटर करेंगे तो नाम आएगा तो दोनों का नाम सेम है, अपने पहचान नहीं पाते उसको कि ये सही आदमी के पोस्टिंग जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इस प्रकार की गलती जब जीपीएफ के चालानों की पोस्टिंग की गई थी तो उसमें भी हुई थी, तो वो उस गलती को दूर करने के लिए अब पूरे शेड्यूल की पोस्टिंग करनी पड़ती है दोबारा। इस यूटिलिटी से अपने पोस्टिंग करेंगे तो अपने को सिर्फ उसी एम्प्लॉय पर काम करना पड़ेगा, उसका एम्प्लॉय आईडी को करेक्ट करना पड़ेगा और वापस से एक्सपोर्ट फॉर अपलोड करके अपने एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं और सिस्टम से उस पहले किए हुए शेड्यूल को डिलीट करवाना पड़ेगा, डिलीट करा के करेक्टेड शेड्यूल को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें आपको भविष्य में भी काफ़ी सहूलियत हो सकती है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस प्रकार से एक्सेस यूटिलिटी के द्वारा SI का चालान का शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। इस यूटिलिटी को कंप्यूटर में चलाने के लिए जो कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट है वो ऑफिस 2007 की है, या तो ऑफिस 2007 हो इंस्टॉल किया हुआ या उससे हायर वर्जन का कोई भी ऑफिस हो, उसके ऊपर ये यूटिलिटी काम करेगी। ठीक है, ट्रायल वर्जन का जो ऑफिस होता है उसमें हो सकता है ये यूटिलिटी काम ना करे। तो ट्रायल वर्जन पे आप देख लें, अगर आपके कंप्यूटर में ट्रायल वर्जन हो ऑफिस का तो आप उसको ट्रायल वर्जन को हटा के एक पूरा आप ऑफिस इसमें इंस्टॉल कर लें,
और उसके बाद में ये यूटिलिटी काम करेगी। तो दोस्तों धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं और भी जो SIPF से रिलेटेड नॉलेज वाली बातें हैं या कोई नई यूटिलिटी आती है या कोई SIPF पोर्टल के ऊपर कोई नई प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके बारे में आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।